हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया, जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो अ टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अ टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक भी बता दूंगा आज। इसके पूर्व वाली वीडियो में जब मैंने आपको डस्ट ऑप्शनों की सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया, उसके बाद फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया, तो मैंने ट्रिक नहीं बताया, केवल और केवल मैंने आपको कंटेंट बताया, मैटर बताया। मैंने ट्रिक, किसी तरह की कोई ट्रिक मैंने नहीं बताई। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैटर भी बताऊंगा, कंटेंट भी बताऊंगा। कहने का मतलब है उत्तर पुस्तिका में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखने के ट्रिक जानते हैं तो यकीन मानिए आपको सेंट्रल आइडिया पर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को पूरे के पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे, किसी भी तरह से देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे। अगर सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक अगर आप जानते हैं, अगर सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक अगर आपको पता है और आप उसी तरह से सेंट्रल आइडिया को उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो यकीन मानिए एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, एक भी नंबर आपका कटेगा ही नहीं। लेकिन ट्रिक के साथ लिखेंगे तब। तो पहला ट्रिक क्या है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए। पहला ट्रिक, दूसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक। तो सबसे पहले क्या करिए कि सेंट्रल आइडिया को आप काले पेन से लिखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल आइडिया को बड़े कोष्टक के अंदर लिखिए। देखिए ये बड़ा कोष्टक है, दोनों तरफ से बड़े कोष्टक के बीच में सेंट्रल आइडिया होनी चाहिए। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया को आप ब्लैक पेन से लिखिए, उसके बाद से सेंट्रल आइडिया को बड़े कोष्टक के बीच में, मतलब सेंट्रल आइडिया जब भी आप लिखिए तो बड़े कोष्टक के बीच में लिखिए, काले पेन से लिखिए। दूसरी बात, उसके बाद से द पोयम, जब भी आप द पोयम लिखें, द पोयम जब भी आप लिखें तो द पोयम के नीचे अंडरलाइन कर दें। जब भी आपको उत्तर पुस्तिका मिले, उत्तर पुस्तिका किसे कहते हैं, जिसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, उसे ही उत्तर पुस्तिका कहा जाता है। तो उत्तर पुस्तिका जब भी मिले, सेंट्रल आइडिया तो परीक्षाओं में पूछी ही जाती है, हर हाल में पूछी जाती है। तो जब भी मिले उत्तर पुस्तिका तो आप सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखें, उसके बाद से दोनों तरफ से सेंट्रल आइडिया को बंद कर दें, अर्थात बड़े कोष्टक में बंद कर दें। सेंट्रल आइडिया ब्लैक पेन से लिखें, उसके बाद से दोनों तरफ से, दोनों साइड से बड़े कोष्टक में सेंट्रल आइडिया को बंद कर दें। उसके बाद द पोयम लिखें, द पोयम के नीचे अंडरलाइन जरूर कर दें। द पोयम लिखें और द पोयम के नीचे अंडरलाइन जरूर कर दें। उसके बाद पोयम का नाम लिखें, उसके बाद पोयम का नाम लिखें। जिस भी पोयम की सेंट्रल आइडिया पूछी गई है उस पोयम का नाम लिखें। इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एज यू लाइक, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसे अंडरलाइन जरूर करिए। द पोयम को अंडरलाइन जरूर करिए। और पोयम का नाम, पोयम का नाम जब भी लिखिए अंडरलाइन करिए या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन द पोयम के नीचे अंडरलाइन जरूर करिए। उसके बाद उसके नीचे, उसके बिल्कुल उसके जस्ट नीचे द पोएट लिखिए। द पोएट के नीचे भी अंडरलाइन जरूर करिए। उसके बाद पोएट का नेम लिखिए। इस पोएट के, अर्थात टाइगर इन द जू पोयम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। द पोयम को अंडरलाइन करिए, उसके बाद पोयम का नाम लिखिए, पोयम का अर्थात कविता का नाम लिखिए, जो भी पोयम का नाम हो। तो कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए। वीडियो भले ही लंबी हो, वीडियो लंबी होने से मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, मैं 2-2 घंटे की क्लास ले सकता हूं। सबसे पहले क्या करिए, आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया को ब्लैक पेन से लिखिए और उसके बाद सेंट्रल आइडिया को दोनों तरफ से बड़े कोष्टक में, मतलब सेंट्रल आइडिया को बीच में लिखिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि सेंट्रल आइडिया को ब्लैक पेन से लिखिए, उसके बाद से
बड़े कोष्टक में इसको बंद कर दीजिए दोनों तरफ से। उसके बाद द पोयम लिखिए, द पोयम के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद पोयम का नेम लिखिए, जो भी पोयम हो पोयम का नेम लिखिए, अर्थात कविता का नाम लिखिए। जिस कविता की सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा गया है उस कविता का नाम लिखिए। जो भी सेंट्रल आइडिया पूछी गई हो, जो भी सेंट्रल आइडिया पेपर में पूछी गई हो, उत्तर पुस्तिका में जो भी सेंट्रल आइडिया पेपर में पूछी गई हो, तो आप उत्तर पुस्तिका में सेंट्रल आइडिया को ब्लैक पेन से लिखने के बाद दोनों तरफ से बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे। उसके बाद द पोयम लिखेंगे, द पोयम के नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे। उसके बाद पोयम का नाम लिखेंगे, पोयम का नेम लिखेंगे। उसके बाद से उसके जस्ट नीचे द पोएट लिखेंगे, अर्थात कवि, द पोएट। उसके बाद से पोएट का नाम लिखेंगे, पोएट का नेम लिखेंगे, पोएट का नाम लिखेंगे, जिन्होंने कविता को लिखा होता है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है, इसे आप अंडरलाइन कर भी सकते हैं, जो पोयम का नाम है, नहीं भी कर सकते हैं। पोएट जो कवि हैं, द पोएट को तो अंडरलाइन करेंगे ही करेंगे, द पोएम को अंडरलाइन करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है, हर हाल में करना है। लेकिन द पोएट जो पोएट का नाम है, इसे आप अंडरलाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। द पोयम जो कविता का नाम है, जो पोयम का नाम है, इसे भी आप अंडरलाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन द पोयम को अंडरलाइन जरूर करिए, द पोएट को अंडरलाइन जरूर करिए। अब आ जाइए मैटर पर, कंटेंट पर। अब मैटर देखिए, इसमें मैटर मैंने लिखा है बिल्कुल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल मैंने इसको इजी लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपको समझ में आ जाए, आसानी से आप समझ सकें। देखिए, इसकी सेंट्रल आइडिया कुछ ऐसे लिखी गई है। द पोयम अ टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। द पोयम अ टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। कहने का तात्पर्य है, अ टाइगर इन द जू पोयम, अ टाइगर इन द जू पोयम, अर्थात अ टाइगर इन द जू कविता इज कंपोज्ड, इज मीन्स है कंपोज्ड, लिखी गई, बाय मीन्स के द्वारा, लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। अ टाइगर इन द जू पोयम, अ टाइगर इन द जू कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। बस, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? इट इज अ ब्यूटीफुल पोयम। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, पोयम मीन्स कविता। यह एक सुंदर कविता है, यह एक सुंदर कविता है। आपको हिंदी नहीं लिखना है, मैं इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी लिखना है, कि मैं हिंदी बता रहा हूँ तो आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है, ऐसा नहीं है। यह केवल और केवल इसका हिंदी अनुवाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो आप हिंदी लिखने लग जाइए, ऐसा नहीं है। हिंदी में अनुवाद नहीं करना है, सेंट्रल आइडिया को इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। या केवल और केवल मैं समझा रहा हूँ कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए, आप इसे आसानी से समझ सके, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, केवल मैं समझा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं, हिंदी में नहीं लिखना है। चलिए, तो यहाँ थे, इट इज अ ब्यूटीफुल पोयम, यह एक सुंदर कविता है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? इन दिस पोयम द पोएट हैज गिवन एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। इन दिस पोयम, अर्थात इस कविता में, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, पोयम मीन्स कविता, इस कविता में, दिस का मतलब यह भी होता है, दिस मीन्स यह भी होता है, इस कविता में, इन दिस पोयम, इस कविता में, इस कविता में द पोएट, कवि, पोएट मीन्स कवि, हैज का प्रयोग आप जानते ही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, या हूँ, कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होना, पूरा होना पाया जाता है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट, कवि, हैज गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट, कवि, हैज गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया। चलिए आगे देखिए, एन मीन्स एक, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन या उल्लेख। तो कहने का क्या तात्पर्य है, इस कविता में कवि ने एक उपयुक्त वर्णन दिया है,
या फिर इस कविता में कवि ने एक उपयुक्त वर्णन किया है, इस कविता में कवि ने एक उपयुक्त वर्णन किया है, या इस कविता में कवि ने एक उपयुक्त वर्णन दिया है। चलिए, तो इस कविता में कवि ने एक उपयुक्त वर्णन किया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट, कवि, इज मीन्स है, ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, दो वर्ब है इसलिए फर्स्ट वर्ब के तुरंत बाद टू लगा है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, भेद या परस्पर तुलना करना, तो यहाँ तुलना करना से अर्थ ले लेते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, इज मीन्स है, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, कंट्रास्ट मीन्स, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, प्रयत्न करना, कंट्रास्ट मीन्स तुलना करना, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, कंट्रास्ट मीन्स तुलना करना। कंट्रास्ट, अ मीन्स एक, टाइगर मीन्स बाघ, इन मीन्स में, जू मीन्स चिड़ियाघर, विद के साथ, द टाइगर बाघ, इन मीन्स में नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, हैबिटेट मीन्स निवास स्थान या आवास। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस कविता में कवि, इस कविता में कवि, अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट, इस कविता में कवि, ऐसे देखिए, इस कविता में कवि चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की, इस कविता में कवि चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के साथ तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता में कवि चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की प्राकृतिक आवास में अर्थात जंगल में रहने वाले बाघ के साथ तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, नेचुरल हैबिटेट का प्रयोग यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए किया गया है। तो प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल। शेर का घर कहाँ होता है, तो आप सॉरी, बाघ का घर, शेर का भी घर होता है जंगल, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर टाइगर की बात की जा रही है अर्थात बाघ की बात की जा रही है। बाघ का घर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे, आप सामान्य सा उत्तर देंगे और यही उत्तर सही भी है, बाघ का घर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे जंगल में, जंगल में ही होता है, यही सामान्य उत्तर, यही सही है, जंगल में ही घर होता है उसका। बाघ का जो घर होता है या शेर का, बाघ का, तो यहाँ पर तो टाइगर की मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, टाइगर का घर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे जंगल में, और सही भी है, उत्तर सही है आपका, जंगल में ही है। तो प्राकृतिक आवास जंगल के लिए, नेचुरल हैबिटेट का यूज यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए किया गया। प्राकृतिक आवास मतलब उसका घर जंगल होता है बाघ का। चलिए, ही वांट्स, वह चाहते हैं, यहाँ पर ही का यूज किया गया पोएट के लिए, कवि के लिए। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू गिव, देना, वह देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, एन इम्पोर्टेंट मैसेज, एक महत्वपूर्ण संदेश। ही मीन्स वह, वांट्स मीन्स चाहते हैं, देखिए यहाँ टू लगा है, दो क्रिया है, दो वर्ब है, एक है वांट्स, एक है गिव। तो जब दो वर्ब, दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो तो फर्स्ट वर्ब के, पहली क्रिया के तुरंत बाद टू का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ही वांट्स टू गिव एन इम्पोर्टेंट मैसेज, मतलब वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। दैट की, द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि जंगली जानवरों को, शुड बी, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स होना, इन मीन्स में, देयर मीन्स उनके, नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक आवास में अर्थात जंगल में, वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक, उनके नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक आवास में, उनके प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। तो वह एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में होना चाहिए, अर्थात जंगल में होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है, ही हाईलाइट्स, हाईलाइट का, हाईलाइट्स मीन्स क्या होता है, प्रकाश डालना, प्रकाश डालना होता है, या दर्शाना भी बोल सकते हैं, दर्शाना भी कह सकते हैं। ही हाईलाइट्स, वह दर्शाते हैं, अर्थात कवि, वह दर्शाते हैं द
कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतर होता है, भेद होता है, तुलना करना, परस्पर तुलना करना भी होता है। ही हाईलाइट्स, वह दर्शाते हैं, द कंट्रास्ट, अंतर, बिटवीन का मतलब के बीच में, बिटवीन मीन्स के बीच में, यहां से देखिए, यहां से देख लीजिए, ही हाईलाइट्स, वह दर्शाते हैं, द कंट्रास्ट मतलब मीन्स अंतर, बिटवीन मीन्स के बीच में, बिटवीन मीन्स के बीच में, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, एंड मीन्स और, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है अधीनता। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यही है कि वह स्वतंत्रता और अधीनता के बीच अंतर को दर्शाते हैं। बस, वह स्वतंत्रता के बीच, वह स्वतंत्रता और अधीनता के बीच अंतर को दर्शाते हैं, या वह स्वतंत्रता के बीच, वह आजादी के बीच, सॉरी पूरा बोलना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए, वह स्वतंत्रता, फ्रीडम में स्वतंत्रता, आजादी भी बोल सकते हैं, एंड मीन्स और, कैप्टिविटी मीन्स अधीनता, वह स्वतंत्रता और अधीनता के बीच, वह स्वतंत्रता और अधीनता के बीच अंतर दर्शाते हैं। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, इज मीन्स है, लव्ड मीन्स प्रिय, बाय मीन्स के द्वारा, ऑल मीन्स सभी, लिविंग मीन्स जीवित, बीइंग्स मीन्स प्राणी, स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों के द्वारा प्रिय है, या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या है, सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फ्रीडम इज लव्ड, स्वतंत्रता प्रिय है, बाय मीन्स के द्वारा, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल मीन्स सभी, लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित, बींग्स मीन्स प्राणी, तो स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों के द्वारा, या स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है। एंड और, नॉट नहीं, जस्ट मीन्स केवल, बाय मीन्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का मतलब हो जाएगा मानव। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, केवल मानव को ही प्रिय नहीं है, या केवल मानव के बारे में ही नहीं कहा जा रहा है कि मानव को ही केवल स्वतंत्रता आजादी प्रिय है, बल्कि स्वतंत्रता सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, केवल मानव को ही प्रिय नहीं है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों को स्वतंत्रता या आजादी प्रिय है। चलिए आगे देखिए, द पोएट, कवि, पोएट मीन्स कवि, द पोएट कवि, वांट्स चाहते हैं, टू शो दिखाना, देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब हैं, एक है शो, एक है वांट्स, तो टू लगा है। द पोएट वांट्स टू शो, कवि दिखाना चाहते हैं, कवि दिखाना चाहते हैं, द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अंतर, बिटवीन मीन्स के बीच में, द टू एनवायरनमेंट्स, देखिए द पोएट, पोएट मीन्स कवि, वांट्स मीन्स चाहते हैं, टू शो दिखाना, कवि दिखाना चाहते हैं, द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अंतर, कवि अंतर दिखाना चाहते हैं, बिटवीन मीन्स के बीच में, बिटवीन मीन्स के बीच में, द टू, टू मीन्स दो, एनवायरनमेंट्स, एनवायरनमेंट्स का मतलब हो जाएगा पर्यावरण, वातावरण, माहौल, परिवेश। तो कवि, कवि यहां से देखिए, कवि दो माहौल, कभी दो माहौल या कभी दो परिवेश, कभी दो परिवेश या दो माहौल, चलिए किसी एक शब्द को ही बोल लेते हैं, कभी दो माहौल के बीच में, देखिए कभी दो माहौल के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं, बस कभी दो माहौल के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं, या कभी दो परिवेश के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट्स का मतलब माहौल या परिवेश से लिया जा रहा है, वैसे तो इसका मतलब वातावरण भी होता है, पर्यावरण भी होता है, वह भी बोल सकते हैं कि कभी दो वातावरण के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं, या कभी दो माहौल के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं, या कभी दो परिवेश के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं। तीनों सही है, अपने अपने जगह पर तीनों सही है। कहने का मतलब है, अब कौन से दो माहौल की बात, कौन से दो परिवेश की बात की जा रही है, एक जब बाघ प्राकृतिक आवास में है अर्थात जंगल में है, और एक जब चिड़ियाघर में है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वह बाघ जब वो कहने का तात्पर्य यह है कि दो माहौल, कौन से दो माहौल की बात की जा रही है, तो एक माहौल जब बाघ
चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है। और दूसरा माहौल, कभी ये कहना चाहते हैं बाघ जब अपने प्राकृतिक आवास में है अर्थात जंगल में है। तो एक प्राकृतिक आवास जंगल हो गया और एक चिड़ियाघर हो गया। एक चिड़ियाघर और एक प्राकृतिक आवास, या दो माहौल हो गए। उन दो माहौल के बीच में कभी अंतर को दिखाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।